स्पीति वैली इंडिया और तिब्बत के बीच में बसी हुई एक ऐसी लोकेशन जहां आपको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े बंजर पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई, जहां आपको देखने को मिलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस और साथ ही दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बना हुआ गांव कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं 1100 साल पुराने गांव, 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्री और एडवेंचर से भरे हुए रास्ते। तो कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं स्पीति वैली में। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानते हैं कि कितनी सुंदर जगह है स्पीति वैली और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए स्पीति वैली में है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द वॉन्डरिंग योद्धा। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पीति वैली का जो ट्रिप है वो आप बजट में कैसे प्लान कर सकते हो, वो भी खुद की गाड़ी में। कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा हर जगह पहुंचने को, कौन सी खाने की जगह है और क्या क्या घूमने की जगह है। तो इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग स्पीति वैली ट्रिप। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पीति वैली जो है वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। सो पहला जो रास्ता है वो है चंडीगढ़ से आप जाओगे मनाली, ठीक है। मनाली से फिर आप जाओगे काजा, राइट। काजा मतलब विच इज़ इन स्पीति वैली इटसेल्फ। और दूसरा रास्ता है वो है चंडीगढ़ टू शिमला। शिमला से आप जाओगे रगोंगपियो जो कि आपका कल्पा सांगला पड़ता है, एंड देन वहाँ से आप जाओगे काजा। दोनों डिफरेंट टेरेन्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो हमने रूट चूज़ किया था वो था चंडीगढ़ टू शिमला। शिमला से फिर हम लोग आगे काजा के लिए गए थे। तो जो जो जगह थी बीच में जहाँ जहाँ पे रुके थे वो सारी मैं आपको बताऊंगा। सो बेसिकली सब लोग क्या करते हैं, एक सर्किट कंप्लीट करते हैं। चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं और शिमले से होते हुए काजा, काजा से होते हुए मनाली, मनाली से होते हुए वापस चंडीगढ़, और वैसा वर्षा रिवर्स भी हो सकता है। तो हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, और हमारा पहला दिन का स्टॉप था हमने रगोंगपियो जाना था जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोहाली से रगोंगपियो तक का सफ़र जो है 325 किलोमीटर्स है, और ये पूरा सफ़र करने में हमें अप्रॉक्स 13 घंटे लग गए थे क्योंकि बीच में लैंडस्लाइड्स भी हो रखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मोहाली से शिमला वाला रास्ता पकड़ना होगा, शिमला हाईवे। शिमला हाईवे से आगे चलते हुए हमने पहला स्टॉप जो डे 1 का लिया वो लिया था हमने रामपुर बुशेर एंटर करने से जस्ट पहले, ठीक है। तो वहाँ पे हमने लंच किया था वहाँ जाके। यहाँ से 40 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद को एंट्री करवानी पड़ती है, अपनी डिटेल्स लिखवानी पड़ती है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे इस जगह पे जो कि गेटवे ऑफ किन्नौर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आकर सब लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, और यहाँ आकर नज़ारे बहुत ही अलग हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे थे हमें यहाँ पे। यहाँ से 40 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद हम पहुँचे करचम, और यहाँ पे हो रखी थी लैंडस्लाइड जिसकी वजह से वेट करना पड़ रहा था। सब लोग लाइन में लगे हुए थे तो हमने वेट करनी पड़ी, और तब तक मैंने चाय का इंतज़ाम कर लिया था। 6:40 में यहाँ आ गए थे, बाकी चाय लेके हम चाय पीने के लिए मिलता पी रही, मैं पी रहा हूँ। ठंड हो रही है भाई कुछ। अभी है 16 डिग्री टेम्परेचर है, शाम के बज रहे हैं 7 बजे जाम खुल जाएगा, तो वही वेट कर रहे हैं। तो चाय के लुफ्त ले रहे हैं भाई, और साथ में कुरकुरे खा रहे हैं, और कुछ था नहीं यहाँ पे, देख के दुकान सी थी। करचम में डैम भी है जो कि 1000 मेगावाट का है। यहाँ से निकलते निकलते हो गई थी रात, और हम लोग रगोंगपियो पहुँचे अराउंड 9 बजे रात को। पूरा का पूरा सफ़र पहाड़ों का था, प्लेन बस 40 किलोमीटर्स ही था। तो हमने जो होटल बुक किया था वो था होटल जंगल रिट्रीट, जो कि लिटरली जंगल में जाकर था। 1 किलोमीटर का खतरनाक ऑफ रोडिंग करके होटल तक पहुंचे हम लोग। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम लोग जल्दी उठकर घूमने के लिए निकलेंगे, बट कल का इतना लंबा सफ़र करके आए थे तो थक गए थे, लेट हो गए थे उठने के लिए। लेकिन सुबह उठकर जो होटल से नज़ारे थे कुछ अलग ही थे। सुबह उठ के ऐसा व्यू देखकर मन खुश हो गया था।
तो हमें निकलना था चितकुल के लिए, जिसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। होटल से निकलते निकलते नाश्ता पानी करते करते हमें 11 बज गए थे। रिकांगपिओ से चितकुल तक का रास्ता 65 किलोमीटर्स का है, लेकिन इसको कवर करने में हमें लगे 4 घंटे। पूरा का पूरा जो रास्ता है चढ़ाई का है और पूरा का पूरा रास्ता टूटा हुआ है, तो ज़्यादा स्पीड में से गाड़ी नहीं चलती है यहाँ पर, ठीक है। तो का रोड भी काफ़ी नैरो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यार अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तभी आएँ, क्योंकि कई कई जगह पे सिंगल लेन होने की वजह से गाड़ी को रिवर्स करके दूसरी गाड़ी को निकालना पड़ता है। तो इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी वैली और इतने सुंदर व्यूज़ के बीच में से क्रॉस करते हुए और इन ब्यूटीफुल से नज़ारों को क्रॉस करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए चितकुल, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और भाई मानोगे नहीं, यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही लेवल के थे। तो सबसे पहले चितकुल पहुंचते ही हमने गाड़ी पार्क करी और करी चितकुल की गलियों को एक्सप्लोर। ये पीछे नाग टेम्पल है, बंद पड़ा है, तो देखते हैं। और थोड़ी सी ऊपर चढ़ाई करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा चितकुल का व्यू दिखाऊं। ये देखो, ये चितकुल का व्यू पूरा। और अभी हम ऊपर मोनेस्ट्री भी देखिए, वहाँ भी चलेंगे। तो ये है यहाँ का बुद्धा टेम्पल, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद था। उसके बाद हम लोग गए मती टेम्पल, जो 500 साल पुराना है। ये टेम्पल अपने यूनिक बनावट की वजह से फेमस है। जो मेन देवी हैं वो देवी चितकुल माता हैं, जिनको शिरोमणि माता देवी के भी नाम से जाना जाता है। और लास्ट में हम लोग गाड़ी लेकर उतर गए भासपा रिवर के बैंक के पास। यहाँ के नज़ारे तो भाई साहब ब्रेथ टेकिंग थे। खूब इंजॉय किया हमने, बहुत सारी वीडियोस बनाई और फोटोज़ भी क्लिक करी यहाँ पर। और एक ख़ास चीज़, हमने यहाँ पर चाय भी पी, वो भी लास्ट ढाबा ऑफ इंडिया पे। चितकुल से निकलते निकलते हम काफ़ी लेट हो गए थे, हमें लगभग 5:30 बज गए थे यहाँ से निकलते निकलते। तो आज हम लोगों का प्लान था कि हम डिनर भी बाहर ही करेंगे, होटल में नहीं करेंगे। तो रिकांगपिओ में, रिकांगपिओ चौक के ऊपर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लिटिल शेफ कैफ़े। यहीं पे हमने खाना खाया। खाना काफ़ी अच्छा था यहाँ का, और थक गए थे काफ़ी, तो इसके बाद सीधा डायरेक्ट हम होटल में चले गए थे। नेक्स्ट डे हमने कल्पा घूमने का प्लान बनाया था, और हम लोग सुबह की चाय और व्यूज़ को एंजॉय करके निकल गए कि कल्पा की तरफ। तो भाई ये जो है यहाँ पे किन्नर कैलाश है, इसी जो पर्वत से यात्रा शुरू होती है। हम लोग कल इसके पीछे गए थे चितकुल, और जो कल्पा है वो इस साइड में है, दूसरी साइड, इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड इधर कल्पा है, जो ऊपर देख रहे हो। ज़्यादा नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। तो आज हम लोग कल्पा घूमने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पहुँचे कल्पा के सुसाइड पॉइंट पे, जहाँ से काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं आपको। बहुत सारी फोटोज़ खिंचा ली यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आ गई। व्यू देखो कितना अल्टीमेट है ना। और वो पेड़ के पास जा रहे हैं, वहाँ से वीडियोस बहुत अच्छी आएंगी। और भाई यार ये ना पहाड़ इतना खड़े हैं ना, यहाँ पे रॉक फॉलिंग जोन भी है। हमने गाड़ी तो पर उससे आगे लगाई है, वो गल्फा वाला ना, बहुत पर व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है ना। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, रोड पे बैठ के फ़ोटोज़ भी खिंचवाई और व्यूज़ को फुली एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग वापस निकल लिए कल्पा की तरफ, क्योंकि जो सुसाइड पॉइंट है ये कल्पा से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और करीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो ये है कल्पा, एक छोटा सा गांव, जहाँ से आपको किन्नौर कैलाश की पूरी रेंज दिखती है। ये कल्पा की छोटी सी मार्केट है और गलियां हैं जिसके अंदर घर भी हैं और दुकानें भी बनी हुई हैं छोटी छोटी सी। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करने गए कल्पा के अंदर एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है हुबा लानकर मोनेस्ट्री, और इसमें आपको तिब्बतियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो बंद थी, तो हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड थी।
और सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली यहाँ पे कि यहाँ पे पत्थर के ऊपर किसी तरीके के नाम की एनग्रेविंग्स कर रखी थी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हम लोग गए नारायण नागिनी मंदिर में। ये जो मंदिर है ये 5000 साल पुराना मंदिर है। लोकल्स का मानना है कि इस मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था महाभारत। माना जाता है कि नारायण नागिनी इस पूरे रीजन की रक्षा भी करते हैं। उसके बाद हम लोग गए ब्रह्मा विष्णु नारायण जी के मंदिर में। ये भी वुडन का बना हुआ था और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। इस मंदिर से पूरे के पूरे किन्नौर कैलाश की 360 डिग्री रेंज दिखाई देती थी। फिर हम एक्सप्लोर करने गए चंडिका माता मंदिर में। हम जब वहां पहुंचे तो मंदिर बंद था, लेकिन मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ था। कहा जाता है कि चंडिका माता मंदिर सबसे शक्तिशाली और धनवान देवी हैं किन्नौर की। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे खाने की ऑप्शंस अच्छी नहीं है और खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। कल्पा में भी हमें कोई अच्छा फूड ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने भी नमकीन और चिप्स ही वगैरह ही खाए वहाँ पे। तो हमने रिकांगपिओ जाके खाना ही सही समझा, लेकिन वहाँ पे भी जाके खाना अच्छा नहीं था। हमने राजमा चावल और कड़ी चावल खाए, लेकिन वो भी अच्छे नहीं थे खाने में। आज हम लोग जल्दी वापस आ गए थे अपने होटल में, क्योंकि ज़्यादा दूर गए नहीं थे घूमने के लिए और बहुत सारी जगह थी भी नहीं घूमने के लिए। तो सोचा कि थोड़ा सा होटल आके वापस रेस्ट कर लिया जाए। उठने के बाद सोचा क्यों ना गांव को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हमारा जहाँ पे होटल था, मैं उस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। तो काफ़ी देर बैठा वहाँ पे और व्यूज़ को एंजॉय करने के बाद मैं वापस होटल में आ गया। आज का दिन एंड हुआ हमारा बहुत अच्छे खाने से, जो कि हमारे होम स्टे वाले भाई जो थे उनके मम्मा ने बनाया था, चिली पनीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। 3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे थे हम, तो आज हमने सोचा कि आज पूरा दिन रेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कल्पा में जो होम स्टे की बुकिंग करी थी वो 4 दिन की कर रखी थी और आज मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश भी हो रही थी। और हमने नाश्ता भी आज खुद ही अपने होम स्टे के रूम के अंदर खुद ही बनाया, जिसकी हमने ब्रेड टोस्ट और हमने चाय पी। बट फिर 11 बजे तक हमारे मन में ऐसा आया कि यहाँ पे बोर ही हो जाएंगे और टाइम वेस्ट होगा और क्या ही करेंगे पूरा दिन बैठ के यहाँ पे। तो फिर हमने एक डिसीजन लिया और फटाफट अपना सामान पैक किया और हम निकल दिए 12 बजे तक काजा की तरफ, स्पीति वैली की तरफ। रिकांगपिओ से काजा तक का सफ़र 209 किलोमीटर का है, जिसमें 7 से 9 घंटे के आसपास लगते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी काम, हमने गाड़ी में पेट्रोल भराया और टैंक फुल करवा लिया। आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, आप भी रिकांगपिओ में ही पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि काजा तक जाने में आपको शायद पेट्रोल ना मिले, क्योंकि कई बार पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। हमें भी 2 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिला था रिकांगपिओ में। और रिकांगपिओ से लेके काजा तक के सफ़र में सिर्फ 4 से 5 जगह ही पेट्रोल मिलता है। जैसे ही हमने काजा की तरफ सफ़र शुरू किया तो नज़ारे होने लगे बहुत ही गजब। सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे हम, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैली और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। यहाँ पे रास्ते बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर हाईवे है और कार बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चलती है यहाँ पे। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, वैलीज, टेरेन्स सब बदलते जा रहे थे और हमें लग रहा था हम किसी और ही दुनिया में एंटर कर रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए जैसे ही आप पू पहुंचोगे तो उसको क्रॉस करने के 2 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट आता है, जहां पे आपको एंट्री करवानी पड़ती है कि कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं।
चेक पोस्ट के 10 किलोमीटर बाद हम पहुंचे खाब संगम ब्रिज पे और यहाँ पे हमने लगाई गाड़ी और निकल गए फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए थे और इस ब्रिज की खासियत ये है कि चाइना से आ रही सतलुज और स्पीति वैली से आ रही स्पीति रिवर दोनों का संगम होता है और इस ब्रिज के बाद के नज़ारे कुछ अलग ही थे। इसके बाद के व्यूज तो कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था हम किसी दूसरी दुनिया में ही एंटर कर रहे हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद टेरेन्स और पहाड़ बदल रहे थे। तो भाई अपन नाको विलेज पहुंच गए हैं। इससे आगे जाना है अभी। ये रहा नाको, यहाँ से विलेज वो देख रहे हो आपको पूरा, तो पूरा का पूरा नाको विलेज है। और भाई पहाड़ इतने पास आ गए हैं ना, सारे के सारे ऐसे लग रहे हैं पास में ही हैं। और ये देखो, तो आगे जाना है अभी। तो यहाँ पे नाको पे खाने पीने का है तो हम आगे रुकेंगे, ताबो में जाके रुकेंगे। तो हम तो नहीं रुक रहे हैं यहाँ पे आगे, लेकिन भाई हाइट बहुत ज़्यादा है। पहली बार मेरे को थोड़ा सा ऑक्सीजन का लग रहा है, पता नहीं है नहीं है, हल्का हल्का फील हो रहा है। पहली बार, मतलब मैं काफ़ी हाइट तक जा चुका हूँ, ट्रैक्स भी किए हैं ना, तो पहली बार ये चीज़ फील हो रही है मेरे को। लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है भाई यहाँ से, मतलब जो है ना असली चीज़ देखने की व्यूज़ ही है भाई यहाँ पे। वैली बहुत सुंदर है। नाको क्रॉस करने के बाद हमें 10 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा ख़राब मिला, जिसके अंदर लेवल रोड का लेवलिंग हो रखी थी, लेकिन उसके ऊपर रोड नहीं बना रखी थी, जिसका काम चल रहा था, जो कि जल्द ही बन जाएगी। नाको विलेज के बाद हम आगे बढ़ के चांगो विलेज के में रुके, जहाँ पे हमें भूख लग रही थी और हमने खाई मैगी वहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप नाको पहुँचो तो नाको में ही खाना खा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस थोड़ी सी बेटर हैं रादर देन किसी और जगह पे। चांगो विलेज से करीब 15 किलोमीटर आगे ट्रेवल करने के बाद तो भाई समदू में जब आप आओगे ITBP का चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे फिर से आपको एंट्री करानी पड़ती है। यहाँ पे सुमदो की चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही हाईवे ख़त्म हो जाता है और इसके बाद पूरी की पूरी रोड सिंगल लेन रहेगी। अगर आप लोग सुबह जल्दी निकलोगे तो आप गुई विलेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लेट चले थे तो हमने स्किप कर दिया था। गुई विलेज में 593 ईयर्स ओल्ड मम्मी सांगा तेंजिंग प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ के पहाड़ एकदम कच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों के हैं और लगता है पता नहीं कब सरक जाएंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीके के पहाड़ थे, रोड भी बहुत संकरी थी, तो इसीलिए हम लोग फटाफट यहाँ से निकले। ताबो पहुंच गए थे हम और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेज की ऑप्शंस हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो ताबो में। शाम से रात होने लगी थी तो हमें चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। तो हमने ताबो ब्रिज क्रॉस किया। ताबो ब्रिज क्रॉस करते ही हमें एक छोटा सा ढाबा मिला जहाँ पे हमने चाय और समोसे खाए। रात होने लगी थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और गाड़ी को फटाफट चलाया ताकि हम फटाफट से काजा पहुंच सके। काजा पहुंचते पहुंचते में 8:30 बज गए थे। हमने होटल में चेक इन किया और फटाफट से खाना खाने के लिए निकल गए। हमारे होमस्टे वाले आंटी ने बताया कि यहाँ पे एक पिती कैफ़े है और वहाँ पे सब अच्छा मिलता है, तो हम पहुँच गए पिती कैफ़े। 4 दिन बाद हम एक अच्छी वाइब और अच्छा खाना देखने को मिल रहा था। फिर क्या, हमने कर दिया पिज़्ज़ा फ्राइड राइस ऑर्डर और भाई साहब आनंद आ गया खाकर हमें। पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा गजब था। एंड में हमने एक डेजर्ट भी ऑर्डर किया और ऐसे हुआ हमारा डे 4 एंड। आज का दिन बहुत खास था क्योंकि हम थे काजा खास में।
इतने सालों से बस यही सोचा था कि एक दिन स्पीति वैली ज़रूर जाएंगे और आखिरकार पहुंच गए थे हम स्पीति वैली में। अलग ही ब्यूटी है यहाँ की, अलग ही दुनिया है ये। इतनी खुशी हो रही थी ना यहाँ पे आके, क्या मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो सुबह हमने निकाला अपना चूल्हा, बनाई चाय और खाया ब्रेड बटर। हम जिस होमस्टे में रुके थे वो वहाँ पे जो केयर टेकर थे वो डोलमा आंटी थी। तो डोलमा आंटी ने हमें यहाँ की लोकल जो थुप्पा है उसको घर में बनाया उन्होंने और हमें पिलाया, जो कि पीने में बहुत ही अमेजिंग था। मैंने उनसे पूछा भी कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, तो उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स बताई। और ये थुप्पा जो सूप है, इसके अंदर कोई भी बाजार का मसाला नहीं था, सारा का सारी चीज़ें जो थी होममेड इसमें डली हुई। फिर हम निकल गए काजा को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग निकले लांगजा के लिए। हमारे होम स्टे से लांगजा का जो डिस्टेंस था वो 17 किलोमीटर्स था, जिसको हमें कवर करने में लगे 45 मिनट्स। और जैसे जैसे हम लांगजा की तरफ बढ़ रहे थे, वैली और ज़्यादा सुंदर होती जा रही थी, व्यू जितने ज़्यादा बढ़िया होते जा रहे थे। तो हम पहुंच गए थे लांगजा विलेज। लांगजा विलेज में जब आप मोनेस्ट्री में एंटर करोगे तो आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है, जो कि साफ सफाई करने के लिए लेते हैं। 20 रुपीज़ पर पर्सन की पर्ची रहती है। तो यहाँ पे पहुंचे जब हम, मोनेस्ट्री जो थी वो बंद थी यहाँ पे बुद्धा का एक स्टैचू भी है, जो कि 14,300 फीट के ऊपर बना हुआ है, जो कि माउंटेन्स की तरफ फेसिंग है उनकी। इस विलेज की पॉपुलेशन 136 है और इसको फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति वैली भी कहा जाता है। लोकल्स का मानना है कि स्पीति वैली के सारे देवता यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए इसको स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ वैली भी माना जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हाइट ज़्यादा होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी हमें भी। तो प्लीज़ अपने साथ कपूर ज़रूर रखें, ताकि अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको इनहेल कर लें, ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल करने के लिए। इसके बाद हम लोग पहुँचे कॉमिक विलेज में। यहाँ पे भी बहुत फेमस मोनेस्ट्री है, और जिस दिन हम यहाँ पे आए थे उस दिन इस मोनेस्ट्री में कोई बहुत बड़ा फंक्शन था। बहुत सारे लोग आए हुए थे दूर दूर से ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ये विलेज दुनिया का हाईएस्ट विलेज है, जो कि मोटरेबल रोड के साथ कनेक्टेड है एट द हाइट ऑफ 4,587 मीटर्स। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है। सांस लेने में यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं, फोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई और फटाफट वहाँ से निकल गए। नेक्स्ट हम लोग पहुँचे हिक्किम विलेज। यहाँ आकर हमें पता चला कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस यहाँ पर है। तो हमने सबसे पहले पोस्ट कार्ड्स खरीदे अपने लिए और फिर हम चले गए पोस्ट ऑफिस की तरफ। तो ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि 14,567 फीट पर बना हुआ है। लोग यहाँ पर पोस्ट डाल रहे थे अपने आप को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को। हमने पोस्ट कार्ड्स तो लिए, लेकिन हमने पोस्ट नहीं किए, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि पोस्ट बहुत कम पहुँचते हैं। तो मेमोरीज ही चाहिए थी, तो हमने अपने पोस्ट कार्ड्स अपने पास रख लिए। यहाँ से पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए हम लोग वापस काजा आ गए। कार करी पार्क और सीधा निकल गए खाना खाने के लिए। लेकिन उससे पहले हमने खरीदा कपूर। उसकी खुशबू लेता रहा नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने खाना खाया संजू फास्ट फूड पे, और यहाँ का खाना अल्टीमेट था। रोटी और पनीर की सब्जी एकदम यमी। खाना खाने के बाद हम लोग गए स्पीति रिवर के बैंक पे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के नज़ारे भी गजब थे। हम लोग स्पीति रिवर के बिल्कुल पास बैठे थे और सूरज हमारे सामने धीरे धीरे ढल रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और एकदम ठंडी थी और सर में भी लग रही थी। आज इतना थक गए थे कि बस खाना खा के सो गए थे। ऐसे हुआ हमारा आज का दिन। तो आज के दिन हमें निकलना था वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स पे, काजा से मनाली के लिए, क्योंकि हमें स्पीति का सर्किट कंप्लीट करना था। काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि 4x4 गाड़ी ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी हैं रोड के ऊपर। लेकिन होटल वाले जो भैया थे उन्होंने हमें थोड़ी हिम्मत दी लास्ट नाइट कि अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो लेकर जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से चलाना। तो बस हम भोलेनाथ का नाम लेकर
निकल गए सुबह 8 बजे। सबसे पहले हम लोग पहुंचे की मोनेस्ट्री, जो कि फेमस है अपने प्राचीन चित्रों और प्राचीन हथियारों के लिए। लगभग 250 मंक्स हर टाइम यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फार्मिंग करते हैं और हजारों साल पुराने इस वंडर को जीवित रखते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचे चीचम ब्रिज। ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि 13,596 फीट की हाइट पे बना हुआ है। चीचम ब्रिज किब्बर विलेज और चीचम विलेज को जोड़ता है। चीचम ब्रिज के साथ में फूड वैन्स भी थी, जहां पे हमने ब्रेकफास्ट में मैगी खाई। यहां से भी व्यूज बहुत अल्टीमेट थे। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए लोसर की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ अलग ही तरीके के पहाड़ आने लगे थे। टेरेन्स फिर से चेंज हो रहे थे। ये जो आप देख रहे हो, नीडल रॉक फॉर्मेशन बोलते हैं इन्हें। बहुत ही अलग तरीके से फॉर्मेशन हुई है इनकी। ऐसे माउंटेन्स हमने पहली बार देखे थे। लोसर की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर वैली आती है। बीच में रोड है और दोनों तरफ वैलीज हैं। फिर हम पहुंचे लोसर। लोसर में एक बार फिर से आपको चेक पोस्ट पे एंट्री करवानी पड़ती है। लोसर के बाद ऑफ रोडिंग शुरू हो गई थी और बर्फ के पहाड़ियां और ज्यादा पास आ रही थी। अब हम बढ़ रहे थे कुंजुम पास की तरफ। बर्फ के पहाड़ बिल्कुल नजदीक आ गए थे और रोड पे पानी आने लगा था, जो बर्फ से पिघल के आ रहा था। लेकिन यहाँ के नज़ारे तो कुछ अलग ही लेवल के थे। भाई साहब, गलत ही है ये रास्ता, पूरा का पूरा ऑफ रोड रास्ता है ये। तो हम पहुंच गए थे कुंजुम पास। यहां हम लोग पूरी बर्फ के पास आ गए थे। सबसे पहले हम लोग गए कुंजुम माता मंदिर के पास। लोकल्स का मानना है कि यहाँ से जो भी क्रॉस करता है वो कुंजुम माता का आशीर्वाद लेकर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है, क्योंकि कुंजुम माता रक्षा करती है आपकी पूरी रास्ते में और आपको आपकी डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंचा देती है। तो कुंजुम पास पे हमने फुल मजे किए, फुल एंजॉय किया, वीडियोस बनाई और बर्फ पे काफी देर हमने स्पेंड किया। कुछ 30 मिनट यहाँ रुकने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए मनाली की तरफ। इसके बाद का सफर ढलान का था। रोड पे पानी बह रहा था जो बर्फ से पिघल के आ रहा था। सिंगल रोड थी तो थ्रिल एडवेंचर था पूरा इस रोड पे गाड़ी चलाने का। इतना अटेंटिव होकर मैंने आज तक गाड़ी नहीं चलाई थी जितनी यहाँ चलानी पड़ रही थी। रास्ते में चंद्रताल भी आता है, लेकिन मेरी गाड़ी वहां नहीं जा सकती थी। हमने कुछ बाइकर्स को पूछा भी और उन्होंने मना कर दिया कि मत जाओ, आपकी गाड़ी फंस जाएगी वहां पे। इसलिए हमने चंद्रताल का आइडिया ड्रॉप करके आगे बढ़ गए। इसके बाद हम पहुंचे बताल। अराउंड 3 बज गए थे वहां पहुंचने में और भूख लग रही थी हमें। तो द फेमस चाचा चाची ढाबे पे हम लोग गए। कुछ हैवी खाने का मन नहीं था तो हमने जूस, केक और चिप्स लिए ताकि हम चलते चलते सफर में खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो भाई साहब, ट्रिप का सबसे कठिन मुश्किल भरा रास्ता तो अब शुरू हुआ था। कोई रोड नहीं थी, बस टायर के निशान थे। हम लोग चल रहे थे रिवर के रास्ते पे। किसी टाइम यहाँ पे रिवर बहती होगी और पत्थरों पे चल रहे थे हम। लैंडस्लाइड्स हो रखी थी और रास्ता खुद लोगों ने बना रखे थे जाने के लिए। तो अब हम पहुंचे उस जगह पे जहां पे रास्ते पे दोनों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें थी। हमें उनके बीच में से जाना था। 12 से 15 फुट ऊंची ऊंची दीवारें थी दोनों तरफ रोड के। और ये जो गली बना रखी थी, इसमें से मोस्टली एक ही कार निकल सकती है एक टाइम पे। बट ये भी एडवेंचर भरा रास्ता था एकदम। एक अलग ही एक्सपीरियंस था ये भी हमारे लिए। ओ भाई, फाइनली 7 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद हमें भाई, थैंक गॉड, हमें रोड मिल गई है भाई। ओ भाई साहब, मैं हाथ जोड़ दिए भाई, कसम से। इतनी काजा में खुद नहीं हुई जितनी यहाँ आगे। ये तो सर ने हेल्प कर दी, मेरे तो उतर गए थे आगे के। अच्छा, बम्पर उतर गया था? नहीं, बम्पर नहीं, नीचे के वो। अच्छा, ये बम्पर भी, इंजन प्लेट दब गया बम्पर भी। ये तो चलो गर्म पानी से निकल जाएगा। छोटी गाड़ी के, हाँ, गाड़ी के लायक रोड नहीं है। हाँ,
ले तो आए रिस्क लेके मुझे निशानी है, हैं। ये निशानी है, निकलवाना मत। चलो ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर। तो फाइनली रोड के ऊपर आके इतनी ऑफ रोडिंग कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे कोकसर। वहाँ आकर हम थोड़े से स्नैक्स खाए क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस चटरम पटरम ही खाया था। इसके बाद हम लोग पहुंचे अटल टनल। मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था ये अटल टनल पे। अटल टनल पे फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हम नॉर्थ पोर्टल से एंटर किए और साउथ पोर्टल पे निकल गए मनाली की तरफ। यहाँ से निकले तो मनाली में जाम में फंस गए और हमारे होटल भी ओल्ड मनाली में बुक कर रखा था, तो वहाँ तक जाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। हम सुबह 8 बजे निकले थे काजा से और हमें 9:30 तो मनाली के जाम में ही लग गए थे, तो ऑलमोस्ट 13.5 घंटे हो गए थे हमें ट्रैवल करते हुए। होटल पहुँच के हमने फटाफट चेक इन किया, खाना खाया और सो गए। बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतने टाइम से मैं गाड़ी चला रहा था, तो बस ऐसे हुआ हमारा डे एंड। नेक्स्ट डे हम मनाली में सुबह आराम से उठे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और हम लोग नाश्ता करके मॉल रोड एक्सप्लोर करने गए, जो कि हम पहले भी घूमे हुए हैं, और शाम को 4 बजे हम निकल गए घर के लिए। जो न्यू हाईवे बना हुआ है, टनल्स ओपन हो गई थी, 7 घंटे लगे हमें चंडीगढ़ पहुंचने में मनाली से, इंक्लूडिंग डिनर जिसमें हम रास्ते में रुके भी थे, और रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बात करते हैं कि शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन कौन सी जगह एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले चितकुल आता है। चितकुल के अंदर मथी टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल है, नाग टेम्पल है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका भासपा रिवर बैंक है, जहाँ पे आप जाके रिवर के पास में बहुत इंजॉय कर सकते हो। एंड लास्ट ढाबा ऑफ इंडिया ज़रूर विजिट करना, जो कि वन ऑफ द वेरी नोन प्लेसेस है जहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल्पा की। कल्पा में क्या क्या है घूमने को। कल्पा में है बुद्धा टेम्पल, नारायण नागिनी मंदिर, चंडिका माता मंदिर, ब्रह्मा विष्णु जी का टेम्पल। तो ये 4 जगह आप घूम सकते हो और लोकल जो गलियां हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो आप। अब बात करते हैं काजा, सबसे इम्पोर्टेंट स्पीति वैली का। तो काजा खास में क्या क्या आसपास क्या क्या है घूमने को। काजा में सबसे पहले लांगजा विलेज है, ठीक है, लांगजा विलेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरे में आता है आपका कॉमिक विलेज, जो कि हाईएस्ट विलेज है विच इज कनेक्टेड टू मोटरेबल रोड। थर्ड आता है इकिम, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद आप विजिट कर सकते हो चीचम ब्रिज, जो कि एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। लास्टली आप विजिट कर सकते हो चंद्रताल, जब मनाली जाते हुए आपको वापस जब जा रहे होगे ऑन द वे पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है और हैवी ऑफ रोडिंग है चंद्रताल जाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम विजिट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास 4x4 गाड़ी नहीं थी, 4x2 थी, तो हमें लोगों ने मना कर दिया था जाने के लिए। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो जरूर जाएं वहाँ पे। एंड में बात करते हैं मनाली। जैसे आप वापस आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप हडिम्बा टेम्पल जा सकते हैं, मॉल रोड विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं वहाँ पे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम बजट की बात करते हैं आप कि ट्रिप पे हमारा खर्चा कितना हुआ, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो टोटल ट्रिप था ये 8 डेज का था, जिसमें हमने पूरा का पूरा अपना स्पीति का सर्किट कंप्लीट किया। तो हम चले चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से गए हम लोग रिकांगपिओ, रिकांगपिओ से हम लोग गए चितकुल, चितकुल से हम लोग गए काजा, काजा से फिर दोबारा आए मनाली, और मनाली से वापस चंडीगढ़। तो पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट किया। हम लोगों का पहला स्टे जो था वो रिकांगपिओ में था, ठीक है। तो रिकांगपिओ में आपको बहुत सारे स्टेज ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिकांगपिओ के कल्पा आसपास ही हैं, बहुत सारे स्टेज ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। 700 से लेके 1200 के बीच में आपको होम स्टेज में आपको रूम मिल जाएगा 2 पर्सन के लिए। तो हमारा जो होम स्टे का बुकिंग थी 3 दिन की थी, जिसमें हमारे 3000 रुपीज लगे फॉर 3 नाइट्स, ठीक है, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ थे, 2 लोग थे हम लोग। और खाने का जो खर्चा था हमारा ज्यादा नहीं आया। हमारे खाने का खर्चा आया कुछ 1200 रुपए, ठीक है, 3 दिन का 2 लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ खाने को है नहीं है, या तो आपको मैगी खाओगे, या राजमा चावल खाओगे, या फिर दाल चावल खाओगे, तो ये भी चीप प्राइसेस पे मिल जाते हैं। और हमारा ज्यादा कम खर्चा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग कैंपिंग करते हैं तो हम अपना स्टोव लेके चलते हैं साथ में। तो जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे चाय बनानी और ब्रेड बटर हम लोग खुद ही खा लेते थे हम बना के। अगला जो हमारा स्टे था वो था काजा में, जो कि 2 दिन का था, जिसमें हमारे 2700 रुपए लगे 2 दिन के, ठीक है, स्टे के। ये भी होम स्टे था। आप लोग ताबो या फिर नाको में भी रुक सकते हो, वहां भी बहुत सारे स्टेज ऑप्शन है। लेकिन
मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमेशा प्री बुकिंग करके जाएं, क्योंकि वहां जाके जब आप बुकिंग करोगे तो शायद होटल बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, राइट। तो आप booking.com से और जितने भी ऐप्स हैं उनसे आप बुक कर सकते हो होटल अपना, पहले से प्री बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो खाने का जो खर्चा हुआ वो 1800 रुपये हुआ 2 दिन का। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड था जो हमें काफ़ी दिन बाद मिल रहा था खाने के लिए, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, गार्लिक ब्रेड्स होगी, फ्राइड राइस हो गया, इंडियन नॉर्थ इंडियन डिनर करते हैं जैसे पनीर हो गया, रोटी हो गया, ये सब हमने किया, इसलिए हमारा यहाँ पे खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। लास्ट डे जो हमारा स्टे था वो मनाली में था, ठीक है, और नेक्स्ट डे हम वापस चले गए थे। तो मनाली में जो हमने होटल बुक किया था वो 1200 रुपीज़ में किया था। जब भी पीक सीजन चल रहा था उसमें भी हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया था ऑनलाइन बुकिंग में, और खाने का खर्चा आया था करीब आपका 1400 रुपये, जिसमें हम अगले दिन घर तक पहुँच गए थे। उसका डिनर लंच भी इंक्लूडेड था, ठीक है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था और लास्ट नाइट का डिनर भी इंक्लूडेड था। अब बात करते हैं फ्यूल कितना लगा हमारा, पेट्रोल कितना लगा, खर्चा कितना हुआ पेट्रोल का। तो टोटल हमारा 8 दिन में 5800 रुपीज़ का पेट्रोल लगा। मेरे पास बेलिनो गाड़ी है, हम बेलिनो में गए थे, तो थोड़ा सा एवरेज का मैटर करता है। अप्रॉक्स 1270 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया था, और पूरा का पूरा ट्रैवल जो था वो पहाड़ों का था, ठीक है। और ये डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है, कार टू कार वेरी कर सकता है, क्योंकि हर गाड़ी की एवरेज अलग होती है, आपके चलाने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, ठीक है। तो हमारा फ्यूल इतना लगा। तो अब आ जाते हैं बात टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा। तो हमारा 2 लोगों का 8 दिन का खर्चा खुद की गाड़ी में 17,500 के अप्रॉक्स हुआ, ठीक है, जिसके अंदर हम हर जगह घूम लिए और अच्छी स्टेज करी, अच्छा खाना खाया, सब कुछ। अब इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं कि आप थोड़ा खर्चा बचा सकते हो अपना, है ना। तो मैं आपको लूप होल्स बता देता हूँ आपको। आप मेरे हिसाब से रिकांगपिओ मत स्टे करना, चितकुल करना। तो आपका ये जो 8 दिन का ट्रिप है शायद 7 डेज में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप हॉस्टल्स हैं, चितकुल में भी है, आपका काजा में भी है और मनाली में भी है। अगर तो आप बड़ी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं, फैमिली के साथ तो चलो होटल रूम, पर्सनल रूम चाहिए होता है, तो आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हो, ठीक है। हॉस्टल्स हैं वो भी प्री बुकिंग करके जाना, क्योंकि वहाँ पे जाके मिलेंगे नहीं पीक सीजन के अंदर, ठीक है। और मोस्टली बुकड ही रहते हैं, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन बुकिंग पहले से करके चलते हैं। तो उसका जो रेंट होता है पर बेड पर पर्सन 300 रुपीज़ पर डे होता है, तो इसमें काफ़ी बच सकता है अगर आप बड़ी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी है ये चीज़, ठीक है, तो आपका काफ़ी खर्चा बच सकता है। तो बेस्ट टाइम जो है वो ट्रैवल करने का मैं आपको मानूंगा मई और जून है, और इस टाइम पे पीक सीजन होता है, सारे इसी टाइम पे ट्रैवल करते हैं, और सही टाइम भी यही है ट्रैवल करने का, तो इस टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो स्पीति वैली गए हैं उनके लिए शायद मैंने कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी होगी, और जो स्पीति वैली अब तक नहीं गया उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी ये वीडियो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप स्पीति जाने का प्लान बना रहे हैं पिछले कई सालों से, और अब फाइनली जाना जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए वॉन्डरिंग योद्धा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ, सुहेल कंवर द वॉन्डरिंग योद्धा। दोबारा मिलते हैं।